इमारतों या फिर हाउसिंग सोसाइटी के बाहर पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया, जिनको वहां के नगर निगम बीएमसी ने सील कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोग इन इमारतों से बाहर न निकले। ये सख्त कदम महामारी से निपटने के लिए उठाया गया, जिसके बाद उन बिल्डिंग्स और हाउसिंग सोसाइटी को कुछ वक्त के लिए सील कर दिया गया, जहां पर कोरोना के 5 से ज्यादा मरीज सामने आए। इस दौरान वहां रहने वाले लोग बाहर न निकलें, इसके लिए वहां पुलिस को भी तैनात कर दिया गया। 5 से ज्यादा कोरोना मरीज पाए जाते हैं तो उस बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को इस बिल्डिंग से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। बीएमसी ने सख्ती इतनी बढ़ा दी कि वहां रहने वाले लोगों को सामान खरीदने के लिए बाहर आने की भी इजाजत नहीं दी गई। हालांकि जरूरी चीजों को खरीदने में पुलिस वाले उनकी मदद करेंगे। आज की तारीख में 800 से ज्यादा ऐसे सील्ड बिल्डिंग्स है। ये सारे सील्ड बिल्डिंग्स के बाहर पुलिस मदद दिया जा रहा है। ये पाबंदी उन इलाकों में तब तक जारी रहेगी जब तक कोरोना मरीजों की संख्या 5 से कम न हो जाए। सौबात की एक बात ये ऐसी इमारतें और हाउसिंग सोसाइटी पर ये सख्ती निगरानी रखी जा रही है। वहां आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। लोग नियमों का पालन करें, इसके लिए बाहर पुलिस का पहरा भी लगा दिया गया है। अभी करीब 800 से ज्यादा ऐसी इमारतें या फिर हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिन्हें सील किया गया है, क्योंकि हालात सुधरने के बाद उन्हें फिर खोल दिया जाएगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कार्रवाई के बाद चुनाव आयोग ने बंगाल से जुड़े 3 बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि चुनाव आयोग ने प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया। यानी राहुल सिन्हा 48 घंटे तक किसी तरह के चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो सकेंगे। जबकि चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को भी नोटिस भेजा, जिसका जवाब उन्हें कल सुबह 10 बजे तक देना होगा। आयोग ने उनको ये नोटिस कूच बिहार के सीतलकुची में हुई फायरिंग की घटना और अर्धसैनिक बलों पर दिए बयान पर भेजी। तो वहीं बीजेपी नेता और ममता बनर्जी के पूर्व सहयोगी शुवेंदु अधिकारी को भी मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर चुनाव आयोग ने चेतावनी दी। गुजरात के सूरत में कोरोना मरीजों के लिए 200 बिस्तरों वाला अस्पताल महज 72 घंटे में ही तैयार कर दिया गया। सूरत से बीजेपी विधायक हर्ष सिंघवी की अगुवाई में उनकी 300 लोगों की टीम ने प्रशासन की मदद से इस काम को अंजाम दिया और वहां कोरोना मरीजों का इलाज भी शुरू हो गया। इसके लिए समारोह में इस्तेमाल होने वाले एक हॉल को चुना गया और 72 घंटे की लगातार मेहनत के बाद उसे अस्पताल में बदल दिया गया। ये काम इतना आसान नहीं रहा। कोरोना मरीजों को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा गया, जैसे गद्दा, चादर, तकिया, यहाँ तक कि चाय की केतली तक भी वहाँ नजर आई। एक और कुछ लोग इस जरूरतों को पूरा करने में लगे थे, तो दूसरी तरफ हर बेड पर ऑक्सीजन लाइन, पीपीई किट और इमरजेंसी में काम आने वाली दवाइयाँ मुहैया कराई गयी। 72 घंटे में सूरत शहर के लिए ये 200 बेड की हॉस्पिटल सेवा में उपलब्ध करवाई है। युद्ध स्तर पर बने इस कोरोना अस्पताल के मरीजों के लिए 72 लोगों की मेडिकल टीम भी तैनात की गयी। सौबात की एक बात यह है कि गुजरात में कोरोना की वजह से हालात बेहद खराब हैं। सिर्फ सूरत में इस बीमारी से हर रोज 55 से 60 लोगों की मौत हो रही है। जितने मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से अस्पतालों में बेड नहीं है। ऐसे हालात में उम्मीद जताई गई कि 72 घंटे के अंदर तैयार किए गए 200 बेड वाले इस अस्पताल से लोगों को बड़ा फायदा होगा। रेलवे ने दिल्ली मुंबई के बीच चलने वाली 2 ट्रेनों के किराए बढ़ाने की तैयारी कर ली है। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस और अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस के कोच बदलकर जल्द ही इन ट्रेनों का किराया बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पुराने डिब्बों को हटाकर इन दोनों ट्रेनों के तेजस ट्रेन के कोच लगाए जाएंगे, जिस वजह से इन दोनों ट्रेनों में सफर करने के लिए यात्रियों को 5% ज्यादा किराया चुकाना होगा। इसके अलावा डायनेमिक फेयर भी पहले की तरह लागू रहेगा, यानी कि ट्रेन में यात्रा के लिए जरूरत के हिसाब से किराए में होने वाले बदलाव का नियम बना रहेगा। इन 2 ट्रेनों के बाद रेलवे की बाकी राजधानी ट्रेनों में बदलाव की योजना है। मुंबई के पास नाला सुपारा में विनायका अस्पताल में 7 कोरोना मरीजों की मौत पर उनके घर वालों ने खूब हंगामा किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि सभी मरीजों की जान अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से गई और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इन लोगों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान मरीजों के परिवार वालों की अस्पताल के डॉक्टरों से तीखी बहस होने लगी। फिर थोड़ी ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक आ गई। हालांकि इस बीच अस्पताल के डॉक्टर लोगों के गुस्से को शांत करवाने की कोशिश करते रहे। नाला सुपारा ईस्ट का विनायका अस्पताल है ये, जहां पर
लोगों ने इस बात को लेकर हंगामा किया था कि मरीजों की जो मौत है वो ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है। जिस बात पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ उसे अस्पताल के डॉक्टरों ने बेबुनियाद बताया और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को सिरे से खारिज कर दिया। सिलेंडर्स हैं मेरे पास, कहीं न कहीं कारण बिल माफ करना ये था। मामला बढ़ा तो पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई और हालात को संभालने में जुट गई। सौबात की एक बात यह है कि जिस विनायका अस्पताल में ये हंगामा हुआ वहां के डॉक्टरों ने मरीजों के रिश्तेदारों के ऑक्सीजन की कमी वाले आरोप को गलत करार दिया। डॉक्टरों ने बताया कि जिन लोगों की मौत हुई उनकी हालत काफी गंभीर थी और वो पहले से ही कई दूसरी बीमारियों से भी जूझ रहे थे। हालांकि मरीजों के परिवार वाले अस्पताल के डॉक्टरों की ओर से दी गई दलील को मानने को तैयार नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को 18 साल से ऊपर के लोगों को लगाने के संकेत दे दिए हैं। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन को अब 18 साल से ऊपर के लोगों को भी दिया जा सकता है। हालांकि अभी भारत में 45 साल के ऊपर के लोगों को ही टीका दिया जा रहा है। देश में दवाओं के इस्तेमाल पर निगरानी रखने वाली एजेंसी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भी इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है और इसी के साथ कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद स्पुतनिक वी तीसरी वैक्सीन बन गई जिसे भारत में इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। भारत 7वां देश है जिसने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल को मंजूरी दी है, जिसकी दूसरी खुराक को 21 दिन बाद दिया जाएगा। लेकिन सरकार कोरोना के खिलाफ चल रही जंग को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती, लिहाजा भारत विदेशों में बनी वैक्सीन को आयात करेगा। न्यूज़ 18 की रवि सिंह की रिपोर्ट है कि वैक्सीनेशन के अभियान में तेजी लाने के लिए विदेशों में बनी वैक्सीन को आयात करके उसका इस्तेमाल किया जाएगा। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 की बैठक में यह तय हुआ है। विदेशों में बनी जिस वैक्सीन को अलग अलग देशों में इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है उनका भारत में आयात किया जाएगा और आयात करने के बाद पहले केवल 100 लोगों को वो वैक्सीन लगाई जाएगी, फिर 7 दिनों तक उन लोगों की निगरानी की जाएगी। उसके बाद उन वैक्सीन को वैक्सीनेशन अभियान में शामिल किया जाएगा। फाइजर इसमें आते हैं, मॉडर्ना इसमें आते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन इसमें आते हैं जो इन कंडीशंस को पूरा करते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री तरुण भानोत का एक महिला हेड कांस्टेबल को धमकाने का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि एक दिन पहले महिला पुलिसकर्मी इलाके में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों का चालान कर रही थी और इस बारे में किसी ने तरुण भानोत से शिकायत कर दी और वो मौके पर पहुंच गए, जहां उनकी और हेड कांस्टेबल के बीच बहस होती नजर आई। गलती तो हम लोग कर नहीं रहे, जो ड्यूटी है सरकार की वही कर रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस विधायक ने थाने में फोन मिलाकर महिला पुलिसकर्मी की शिकायत ही कर दी। पकड़ सबको चालान कर रही है, महिलाओं को आपने खड़ा कर दिया, ये तीनों का सस्पेंड नहीं होगी ना, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। हालांकि इसके बाद तरुण भानोत वहां से जाने लगे, लेकिन जाते जाते भी उनकी और महिला पुलिसकर्मी के बीच तू मैं बंद नहीं हुई। एक महिला को डांट रहे आप, चुप रहिए आप भी, मैं आपकी रिपोर्ट डाल दे रही हूं। रिपोर्ट डालेगी मेरी। वीडियो में तरुण भानोत ये आरोप लगाते भी सुनाई दिए कि पुलिस चालान करने में भेदभाव कर रही है। इस दौरान वीडियो में पुलिस के साथ बीजेपी का गमछा डाले एक शख्स भी खड़ा हुआ नजर आया। गरीब आदमी सबका चालान करोगे, बड़े लोगों को नहीं पकड़ोगे। वीडियो वायरल होने के बाद तरुण भानोत से जब सफाई मांगी गई तो उन्होंने फिर दोहराया कि पुलिस ने पैसे लेकर कुछ लोगों को आराम से निकलने दिया और जिसने पैसे नहीं दिए उसे परेशान किया। मेरे सामने 100 लोगों को रोड में रोककर तुम पैसे की वसूली कर रहे हो, हम विरोध क्यों नहीं करेंगे? कोई अपशब्द कहीं नहीं गए। असल में कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से जबलपुर में मास्क की चेकिंग हो रही थी, लेकिन तरुण भानोत ने आरोप लगाया कि पुलिस मास्क की आड़ में लोगों से वसूली कर रही है। सौबात की एक बात यह है कि जबलपुर में 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा है। रविवार तक भी वहां लॉकडाउन लागू था, लेकिन एक दिन पहले लोगों को अपने काम निपटाने के लिए एक दिन की छूट दी गई। लेकिन कांग्रेस विधायक तरुण भानोत ने आरोप लगाया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पैसे लेकर कुछ लोगों को तो आराम से जाने दिया, जबकि मास्क के नाम पर रेहड़ी ठेले वालों को फालतू में परेशान किया गया। क्योंकि घटना के वक्त वहां गले में बीजेपी का अंगवस्त्र डाले एक शख्स भी मौजूद था, इसलिए तरुण भानोत ने पुलिस पर सत्ताधारी बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगा दिया। खबर है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को निशाना बनाने के लिए नई साजिश रच रहे हैं। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी सुरक्षा बल के कैंपों की जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हैं और इस काम के लिए घाटी में मौजूद आतंकी संगठनों के मददगार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो गूगल मैप से सुरक्षा बल के ठिकानों की लोकेशन व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान भेज रहे हैं ताकि हमले के वक्त आतंकियों के पास कैंप की पूरी जानकारी हो।
इस साजिश का पर्दाफाश पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और घाटी में मौजूद उनके मददगारों की बातचीत से हुआ, जिसके बाद सुरक्षा बल के कैंपों की निगरानी और बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से कुछ इलाकों में आग फिर खेतों में खड़ी फसल पर कहर बनकर टूटी। 500 से भी ज्यादा एकड़ में तैनात हो चुकी गेहूं की फसल को आग ने जलाकर राख कर दिया, जिसकी पहली डराने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश के सतना से सामने आई, जहां खेतों में लगी आग ने पल भर में पूरी फसल को जलाकर राख कर दिया। करीब 400 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल आग में धधकती दिखाई दी। चारों तरफ धुआं छा गया। वहां काम कर रहे लोग तो अपनी जान बचाकर भागते दिखाई दिए। और एक चिंता का विषय जरूर है कि अधिकांश जहां पर ये आगजनी हुई है, ये बिजली के शॉर्ट सर्किट से हुई है। यूपी के शाहजहांपुर से भी ऐसी ही दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां खेतों से आग की भीषण लपटें और काला धुआं आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। आग इतनी खतरनाक थी कि कोई भी उसके पास तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। करीब 30 बीघा में तैयार हो चुकी फसल चंद सेकंड्स में राख हो गई। कुछ यही हाल मथुरा का भी दिखा। वहां भी करीब 10 बीघा गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। किसानों ने किसी तरह आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। जनता ने रोकने की बहुत कोशिश करी है। अब जे चाहते भाई कुछ सुनाई हो आगे। इस समय देश के ज्यादातर इलाकों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है और ऐसे हादसों ने किसानों को बड़ी चिंता में डाल दिया है। सौभाग्य की एक बात यह है कि गेहूं के खेतों में आग का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन कह रहा है कि बीड़ी सिगरेट या चूल्हे की राख से निकली चिंगारी की वजह से फसल जल रही है और किसान आरोप लगा रहे हैं कि बिजली के ढीले तार उनकी बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आग रोकने की पहल भी कहीं नहीं दिख रही है। कोरोना का पता लगाने के लिए सबसे बेहतर जाने जाने वाला आरटीपीसीआर टेस्ट भी अब कई मामलों में सही जानकारी नहीं दे पा रहा है। News18.com की रिपोर्ट है कि कोरोना के नए रूप को पकड़ने में आरटीपीसीआर टेस्ट भी कई बार फेल हो चुका है और इसका मतलब ये है कि कोरोना के सभी लक्षण होने के बावजूद भी कई मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। यानी कोरोना का नया रूप इतना खतरनाक है कि इस तरह के टेस्ट से इसका पता लगाना मुश्किल हो गया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कोरोना का नया रूप नाक या गले को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि ये वायरस फेफड़ों के भीतर तक पहुंच जा रहा है।